डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री और साथ में पढ़ेंगे हम पॉलीमर्स होता क्या है। पॉलीमर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर, पॉलीमर की सिंथेसिस वगैरह सब ये डिस्कस करते हैं। यानी पॉलीमर की केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। और पॉलीमर केमिस्ट्री का जो आगाज है वो किया था, यानी स्टार्ट जो किया था वो किया था स्टॉडिंगर ने। और इस स्टॉडिंगर को नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज मिला है इसको फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, तो इसने पॉलीमर केमिस्ट्री का आगाज किया है। अब पॉलीमर क्या है? पॉलीमर मीन्स वो सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स का बना हो, इन्हें स्मॉल यूनिट्स का बना हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो पॉलीमर्स रहते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स के बने हुए बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। या अगर मैं पॉलीमर का जो ग्रीक मीनिंग देखूं, ये पॉलीमर जो ये निकला है ग्रीक वर्ड पॉलीमर से, यानी पॉली का मतलब रहता है मैनी और मर जो निकला है वो मैरोस से निकला है। मैरोस का मतलब रहता है यूनिट्स, यानी एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल, एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से बना हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। यानी ये पॉलीमर ऐसा रहता है। तो पॉलीमर्स एक्चुअली रहते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स इन हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स विच आर फॉर्मड बाय या ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, तो सादा जुबान में हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमर्स जो रहते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स रहते हैं जो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स के बने हुए रहते हैं। यानी जो हम बनाते हैं बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स को मिला के, यानी स्मॉल यूनिट्स को जब मिलाएंगे तो एक बड़ा कंपाउंड बनता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बनता है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉलीमर जो है, अगर ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉलीमर जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूं मैं इनको। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी बताऊंगा मैं साथ में। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा पहले, लेकिन समझ में आ जाएगा बाद में। ठीक है, देखो तमाम जो पॉलीमर्स है ना, मैं क्या कहूंगा कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब रहता है वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10⁻³ to 10⁻10 के बीच में आ जाए, उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब पॉलीमर्स तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। लेकिन तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, मैं कहूंगा फिर ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स, ये भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल भी आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल भी आते हैं जो एक ही यूनिट होगा, सिंगल यूनिट, यानी वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के नहीं बने होंगे। एक ही यूनिट हो सकता है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 10⁻³ 10⁻10। यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, चाहे वो छोटे यूनिट से बना हो या सिंगल यूनिट से बना हो, यानी बहुत सारे यूनिट से बना हो या सिंगल यूनिट से बना हो, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज 10⁻³ 10⁻10 आता है, हम उसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ में आया ना? तो पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, लेकिन तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हो सकती। एक एग्जांपल भी देता हूं मैं। सपोज हमारे पास में प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बने रहते हैं छोटे छोटे यूनिट से, अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये पॉलीमर भी है, मैक्रो मॉलिक्यूल भी। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बना हुआ रहता है। तो इसको मैं कहूंगा कि ये जनाब ये है मैक्रो मॉलिक्यूल भी और पॉलीमर भी। प्लास्टिक भी इसी तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल भी, पॉलीमर भी। लेकिन हीमोग्लोबिन सिंगल यूनिट है लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट इस रेंज में आता है। क्लोरोफिल सिंगल यूनिट है, इस मॉलिक्यूलर वेट की रेंज में आता है। तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इनको मैं कह सकता हूं दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बट नॉट पॉलीमर्स। तो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। तो अब हम, ये हो गई डिफरेंस, है ना। अब हम समझते हैं कि पॉलीमर एक्चुअली होता क्या है और बनता कैसे। ठीक है, पॉलीमर जो रहता है वो बना हुआ रहता है n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ये सिंपल यूनिट्स,
जिन यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स, यानी जिन छोटे छोटे यूनिट से एक पॉलीमर बनता है उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। जैसे अगर हम प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन बना हुआ रहता है छोटे छोटे यूनिट्स यानी अमाइनो एसिड्स का, तो मैं कहूंगा कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन पॉलीमर। प्रोटीन पॉलीमर है और अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे उसके मोनोमर। ठीक है, या फिर दूसरी एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं पॉलीइथाइलिन लूंगा, पॉलीथीन जिसको आप कहते हैं पॉलीथीन, इथीन या पॉलीइथाइलिन। ठीक, पॉलीइथाइलिन बना हुआ रहता है n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल से, इथाइलिन मॉलिक्यूल से। इथाइलिन मॉलिक्यूल्स को अगर मिलाएंगे हम, सपोज n नंबर, लार्ज नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स, और मिला के उनको बनाएंगे एक लंबी चेन, तो हमें मिलेगा पॉलीइथाइलिन। पॉली का मतलब मैनी इथाइलिन मिलके एक पॉलीमर बनाएगा जिसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन। अब ये जो n है, n जो रहता है ये रहता है बराबर या ग्रेटर देन 5000, यानी 5000 यूनिट्स या 5000 यूनिट्स से ज़्यादा यूनिट्स जब इथाइलिन के मिलेंगे तो एक पॉलीइथाइलिन बनेगा। समझ में आना? तो इथाइलिन को कहूंगा मैं फिर दीज आर मोनोमर्स और पॉलीइथाइलिन इसका पॉलीमर है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुई इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन, इस प्रोसेस को, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड अगर हम n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड्स मिलाएंगे, सपोज 5000 6000 विनाइल क्लोराइड मिलाएंगे, उनके बीच में पॉलीमराइजेशन कराएंगे, यानी उनको आपस में जोड़ देंगे, तो एक लंबी चेन बनेगी जिसको हम कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। विनाइल क्लोराइड कितने मिल गए? 5000 या 6000, और इन्होंने बनाया है क्या? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसको मैं कहूंगा ये है पॉलीमर और ये है इसके मोनोमर्स यानी यूनिट्स, इसकी सब यूनिट्स। ठीक, या सिंपली हम बोल सकते हैं n नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं मोनोमर्स की। उन मोनोमर्स की जो जॉइंट चेन रहती है, जॉइंट चेन, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। लेकिन याद रहना चाहिए इनके बीच में ये जो जॉइंट है या जो बंद है, ये एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट, दीज आर कोवेलेंटली बाउंड टू ईच अदर, कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखना कि बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, जिस चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर में ये मोनोमर्स कैसे जुड़े रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स हमने कितने मिलाए, सपोज 5000 6000 7000, ये जो मोनोमर्स हमने मिलाए, इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ मोनोमर्स विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो n हियर इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, या मैं कहूंगा कि n डिफाइन करता है इस पॉलीमर की चेन की लेंथ कितनी होगी। जितने मोनोमर्स ज्यादा मिलेंगे चेन में, उतनी चेन लेंथ ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 5000 इथाइलिन मॉलिक्यूल्स मिल गए और उन्होंने एक बनाया पॉलीइथाइलिन, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 5000, यहाँ पे भी n 5000। अगर मैं आपसे पूछूं इस चेन में कितने यूनिट्स हैं इथाइलिन के, तो आप बताएंगे 5000 यूनिट्स। या मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है, तो आप बताएंगे कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है 5000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5000 मोनोमर्स मिल गए और उनने एक लंबी चेन बनाई पॉलीमर। राइट, शाबाश। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉलीइथाइलिन जो है उसमें अब पॉलीइथाइलिन जो बन गया, ये बन गया पॉलीइथाइलिन विद 5000 रिपीट यूनिट्स, उसमें 5000 मोनोमर्स है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है? 5000। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मोनोमर्स हमेशा एक जैसे रहेंगे? नहीं, मोनोमर्स जो ना सेम भी रह सकते हैं या ये डिफरेंट भी रह सकते हैं। अगर मोनोमर्स सबके सब सेम रहे तो वहां पे जो पॉलीमर बनेगा सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स से, उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। लेकिन अगर ये जो मोनोमर्स है ये डिफरेंट रहे, डिफरेंट यूनिट्स आपस में मिलके इनने पॉलीमर बनाया,
तो ऐसे पॉलीमर्स को कहते हैं हम कोपॉलीमर्स। इन ऐसे पॉलीमर्स जो डिफरेंट यूनिट्स से मिलके बनते हैं उनको कहते हैं कोपॉलीमर्स। लेकिन अगर एक ही टाइप के मोनोमर्स होंगे तब हम उनको कहेंगे होमोपॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में इथाइलिन है। इथाइलिन हम बहुत सारे मिलाएंगे तो पॉलीइथाइलिन बनेगा। तो पॉलीइथाइलिन में सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन है, सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन, तो मैं कहूँगा ये होमोपॉलीमर है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में सिर्फ विनाइल क्लोराइड के यूनिट्स मिलके आपस में ज्वाइन हो गए, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये भी है होमोपॉलीमर। इस तरह से नायलॉन है, नायलॉन 6 भी है होमोपॉलीमर, कैप्रोलैक्टम से बनता है, ठीक है। सिर्फ इसमें कैप्रोलैक्टम यूनिट्स होंगे। या इसी तरह से या एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड जिसको आप कहते हैं, वो यूनिट्स मिलके नायलॉन 6 बनाते हैं, तो इसको मैं बोलूँगा होमोपॉलीमर। इस तरह सेलुलोज में या स्टार्च में इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। अब मैं अगर नायलॉन 6 लूंगा, उसमें एडिपिक एसिड और ये डायमाइन है ना 16 डायमाइन, ठीक, तो ये आपस में मिलके ये बनाते हैं नायलॉन 66। अब ये अलग तरह का मोनोमर है, ये अलग तरह का मोनोमर है। इनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और एक पॉलीमर बनेगा। इसके n नंबर ऑफ डायमाइन्स और इसके n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड आपस में मिलके एक लंबी चेन बनाएंगे जिसको मैं कहूँगा नायलॉन 66। इस तरह से ब्यूना S जो रबर है या ब्यूना N जो रबर है, ठीक है, ब्यूना N रबर और ब्यूना S रबर, उनमें भी एक ही तरह की यूनिट्स नहीं रहते, अलग अलग यूनिट्स रहते, डिफरेंट यूनिट्स रहते हैं। इनको मैं कहूँगा कोपॉलीमर्स। अब देखो, जो होमोपॉलीमर्स रहते हैं उसमें एक ही टाइप के यूनिट्स रहेंगे, जो कोपॉलीमर्स रहेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के यूनिट्स रहेंगे। सपोज ए बी, समझ में आया ना। तो इस तरह से मोनोमर जो ना एक जैसे भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉलीमर्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीमर्स। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल बाय।